Hello dear students. In inorganic chemistry हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, मैं आप सबसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ. सर क्यों? किसी ने मुझे IUPAC नेम के लिए जो मैं शीट देने वाला था वो किसी ने अभी तक मेरे पास मांगी ही नहीं है कि उनको सॉल्व करना है या नहीं करना है. नॉट अ सिंगल वर्क इज डन. नेक्स्ट, मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास करवाए थे उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए. वो एग्जाम्पल्स भी आप में से किसी ने करके मुझे रिटर्न नहीं दिए कि सर ये देखो मेरा होमवर्क हो गया है, मैंने इतना कंप्लीट किया है. किसी ने ये वर्क करके मुझे नहीं दिया है, उसकी वजह से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. फाइन. तो योर वर्क इज कम्प्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी, लेकिन फिर भी हम आज आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स सी. CuNH3 4 times +1. Ammonia is a strong field ligand. कॉपर +1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी कॉपर +1 की? आर्गन कंप्लीट, 3d10, 4s0, 4p0. 3d10 पेयरिंग या अनपेयरिंग की कुछ बात ही नहीं आती है क्योंकि पहले से सब कुछ पेयर है. ये 4s और ये 4p. हमें क्या रखना है? 4 एमोनिया. दे विल गिव्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1s and 3p orbitals are used. So sp3 hybridization. Which kind of hybridization? sp3 hybridization. In sp3 hybridization, structure is tetrahedral. Bond angle is 109 degree 28 minute, and it is diamagnetic in nature. So mu is equal to 0. It is clear. They are diamagnetic in nature, so mu is equal to 0. Okay, the next one. CuNH3 4 times +2. यहाँ पे क्या है? कॉपर +2. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? आर्गन कंप्लीट 3d9. आर्गन कंप्लीट 3d9. कॉपर +2, आर्गन कंप्लीट 3d9, 4s0, 4p0, 4d. फर्स्ट ऑफ ऑल 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4s and 4p. हमें अगर एमोनिया रखना है, इट मींस एमोनिया को क्या रखना होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर रखना होगा. तो ये चारों ऑर्बिटल हमें फ्री मिल सकती है. क्लियर? तो फिर से क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन. अभी अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रीअरेंजमेंट करना पॉसिबल है. उसकी रीअरेंजमेंट करना पॉसिबल है अगर वो जो भी लिगेंड है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है. तो क्या होगा? हियर एमोनिया act as a strong field ligand and transfers 3d electron to 4p orbital. 3d electron to what? 4p orbital. It means यहाँ पे क्या होता है? एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता हुआ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है. तो भी क्या हो जाएगा? आर्गन कंप्लीट 3d8, 4s0, 4p1. ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8
ये 4s और ये 4p, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। कितने एमोनिया कंबाइन हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, यहाँ पे क्या हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये भी क्या हो गया? स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री, लेकिन इट इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, और म्यू कितना आएगा? क्या था? n मल्टीप्लाई बाय n+2। यहाँ पे अनपाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 1 + 2 3, 3 × 1 3 बोल। क्लियर? इजी। So with this method you can find out hybridization in any coordination compound. Okay, next one, like Ni ammonia 6 times +2। यहाँ पे हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे Ni+2 है, क्या होगा? 3d8 होगा। Ni+2 है, उसकी वजह से क्या होगा? 3d8। नाउ निकल +2, आर्गन कंप्लीट, 3d8, 4s0, 4p0, 4d0, यानी कि 3d। अभी अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैं क्या करता हूँ कि चलो पेयरिंग कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, अभी हमें कितने एमोनिया रखने हैं? 6, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? DsP3d होगा। DsPPPD, यानी कि DsP3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अभी आपने पढ़ा होगा कभी भी DsP3d हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं है, यानी कि DsP3d हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। DsP3d हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। जो इंटरनल डी ऑर्बिटल है वो भी यूज हो रही है, और जो आउटर डी ऑर्बिटल है वो भी यूज हो रही है, ये मीनिंगलेस है। अगर उनको कंप्लीट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना होगा। ओके, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेंगे तो वो Ni+2 नहीं रहेगा, Ni+4 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसे है? पेयर। वो भी कैसे? पहले से पेयर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को वहां से उठा के दूसरी ऑर्बिटल में ले जाना मुश्किल है, तो वो हो पाएगा नहीं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर दी फिर भी उसका कोई मतलब बाकी नहीं रहता है, तो लिगेंड को पता चलेगा और मेटल आयन को भी पता चलेगा कि ऐसी पेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो पेयरिंग होती नहीं। पेयरिंग नहीं होगी, जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेगी। अभी बाहर कौन सा आएगा? 1 एमोनिया, 2 एमोनिया, 3 एमोनिया, 4 एमोनिया, 5 एमोनिया, 6 एमोनिया। क्या हुआ? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज देयर इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और म्यू क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू √8 बोर मैग्नेट। फाइन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसकी वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सो अगर हमें किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेटल आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। ओके, दूसरा क्या है? जो भी
कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें पता होना चाहिए। लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पॉसिबल होगा, sp3 पॉसिबल होगा या फिर dsp2 पॉसिबल होगा। अगर हाइब्रिडाइज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। या फिर अगर हाइब्रिडाइज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा या dsp3 होगा। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद जो लिगेंड कंबाइन हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा या वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, वो हमें पता होना चाहिए। और लास्ट ये वाला एग्जांपल, रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो तो आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ही अप्लाई करनी है। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आती है उसमें तो सभी लिगेंड हमें कैसे लेने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही लेने हैं। यहाँ पे भी अमोनिया कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, लेकिन जो भी रीअरेंजमेंट करने की मतलब थी, रीअरेंजमेंट करते तो भी हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मतलब रहता नहीं था। तो रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा उसकी वजह से मैं आपको ये बोल सकते हो कि अगर वहां पे निकल +2 है जिसमें 3d8 है, या फिर कॉपर +1 है जिसमें 3d9 है, या फिर कॉपर +2 है, तो कॉपर +1 में 3d10, कॉपर +2 में 3d9 है, या फिर Zn+2 है जिसमें 3d10 है, ऐसे जितने भी आयन आएंगे उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या फिर उसके जितने भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे वो सारे स्ट्रक्चर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होंगे, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा, क्योंकि पेयरिंग करने की कोई वजह ही नहीं है, पेयरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि अगर किसी में d8 d9 d10 ऐसा कुछ आ रहा है, d8 d9 या d10 ऐसा कुछ आ रहा है और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो पेयरिंग का कोई मतलब रहता नहीं है, पेयरिंग करने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसकी वजह से उनके जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बनेंगे उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होंगे। फाइन, लास्ट में एक एग्जांपल लेता हूं, NiCl4-2 कैसा है, इसमें sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, पैरामैग्नेटिक एंड म्यू इक्वल टू √8 बोर मीटर, ऐसा था। अभी निकल के नीचे क्या आता है, पैरिडियम, मैंने लिया PdCl4-2, मैं क्या ले रहा हूं, PdCl4-2, तो उसमें क्या होगा, Pd+2 होगा। नाउ पैरिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन कंप्लीट 4d10 5s0, तो पैरिडियम +2 में क्या होगा, क्रिप्टॉन कंप्लीट 4d8 5s0 5p0, लेकिन सर सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर सेकंड सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है तो Cl- will act as strong field ligand. Cl- will act as a what, strong field ligand, वो strong field ligand की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा, पैरिडियम +2 है, 4d8 है, तो 4d8 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5s और ये 5, कितने क्लोरीन रखने हैं हमें, 1 2 3 4। मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पैर आएगा, कोई भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कभी उसमें, इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करता है। उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं,
लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक डी ऑर्बिटल यूज हुई, एक एस ऑर्बिटल यूज हुई और 2 पी ऑर्बिटल यूज हुई, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? स्क्वायर प्लानर, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल और डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। ओके, यानी कि Cl माइनस ही था दोनों जगह पे, लेकिन ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट था, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट था। तो मैंने ऐसे बोला था कि अगर सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ रही है तो सारे लिगेंड हमें कैसे लेने हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही लेने हैं। कैसे लेने हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेने हैं। और वो भी समझना है कि पैरिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट करेगा तो उसका कोई मतलब रहता है या नहीं रहता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट करते हैं तो उसका कोई मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हमें समझना है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन वाला। मैंने इसके आगे जो 4 पॉइंट आपको लिखवाए थे, पहला पॉइंट क्या था? मेटल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, वो वाला। और फोर्थ इज कि हम जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, पेयरिंग करने का कोई मतलब है या नहीं है, वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो हम किसी के भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो एग्जाम अनडाउटेडली आएगा। नाउ CFT, जब भी हम पर्सनली मिलेंगे तो इस थियरी में थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पोर्शन आता है, मैं वहां पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। अभी आपके बोर्ड के लिए नीट जेडबल के जो भी MCQ बेस्ड प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बाकी रहेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो जब हम पर्सनली मिलेंगे तब फिर से आप मुझे याद कराना, मैं अनडाउटेडली आपको फिर से सॉल्व कराऊंगा। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग क्यों होती है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग क्यों नहीं होती। ओके, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये क्या है, ये हम y एक्सिस z एक्सिस लेते हैं, ये हमने लिया y एक्सिस, ये हमने लिया z एक्सिस, x y z। अब अभी आप मुझे बताना dx1 है स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। d की टोटल 5 ऑर्बिटल होती है। कितनी? 5। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अभी मैं सारी जगह पे यहाँ पे लिगेंड लिख दूं, कौन सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। यानी कि अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है तो सारे लिगेंड एक्सिस पे आके ठहरेंगे, वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यानी कि अगर एक्सिस वाली जो भी ऑर्बिटल है, यानी कि dx स्क्वायर, y स्क्वायर या dz स्क्वायर, वहां पे मेटल आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे मेटल आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा नहीं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा नहीं, क्योंकि वो जगह भरी हुई। ओके, यानी कि वो जगह क्या होनी चाहिए? खाली होनी चाहिए। क्यों ऐसी खाली होनी चाहिए? क्योंकि लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। और दूसरी ये बात है कि उस जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मेटल आयन के भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और रिपल्सन को कम करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि जब भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जब भी क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, तभी हमें ये ध्यान में रखना है कि dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ओके, अभी हमें पता है कि जो भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है।
उसकी वजह से उनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अभी भी अगर पांचों की एनर्जी सेम है तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज लॉ और हर्ट्ज लॉ क्या पढ़ा होगा, अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन रखना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे रखूंगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ही। क्यों? कि सारे पांचों जो ऑर्बिटल थी सबकी एनर्जी कैसी है? सेम। अगर सबकी एनर्जी सेम है तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज लॉ सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। पूरी जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल हो जाएगी, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, अगर मुझे 6 रखना है तो मैं ऐसे रखूंगा, लेकिन पेयरिंग होती तो कुछ ऐसा होता, पेयरिंग होती तो D6 में कुछ ऐसा होता ना। लेकिन ये पांचों की एनर्जी अगर सेम होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी मैं ऐसा करता हूं यानी कि मैं हर्ट्ज लॉ फॉलो नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं क्या नहीं कर रहा हूं? हर्ट्ज लॉ फॉलो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा होता कि ये जो dxy, dyz और dzx की एनर्जी कम होती और dx2-y2 की और dz2 की एनर्जी क्या होती? ज्यादा होगी, तो अकॉर्डिंग टू आउटबाउ क्या होता? पहले जो भी कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि पेयरिंग पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अगर पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था कि पहले 3 में इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरे 2 में इलेक्ट्रॉन नहीं आए। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों की एनर्जी कम होनी चाहिए और दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। वही हमको पढ़ना है किसमें? CFT। ध्यान से देखना भी, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वही आपको एग्जाम में लिखना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, उससे ही एग्जाम में सब कुछ आएगा। सुनो, पहले जब मैटर होता है तो मैटर की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। डी ऑर्बिटल, ये मैटर, ये एनर्जी शो कर रहे हैं। ओके, जब मेटल आयन में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, एनर्जी क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ती है। ये जो एनर्जी का लेवल है उसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। क्लियर? अभी जब मेटल के आसपास 6 लिगेंड ऑक्यूपाई हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहती है, 3 की एनर्जी कम हो जाती है, 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। 3 की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे ही ड्रॉ करना है, जो 3 है वो ज्यादा नीचे नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन जो 2 है उसको ज्यादा ऊपर तक ड्रॉ करना है। फिर से देख लो, ये 3 है उसको मैंने कम नीचे ड्रॉ किया है, ये जो 2 है उसको मैंने ज्यादा ऊपर ड्रॉ किया है। पहले सबकी एनर्जी सेम थी, अभी सभी की एनर्जी में क्या आ गया है? जो चेंज आ गया है, दैट इज अ चेंज इन एनर्जी। दैट चेंज इन एनर्जी इज नोन एज अ डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, पहले सबकी एनर्जी सेम थी, अभी कब थोड़े से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, थोड़े से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, एनर्जी अलग अलग हो गई। इसको हम बोलेंगे डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जो 3 एनर्जी कम हुई है उसको हम बोलेंगे T2G। जिस 2 की एनर्जी बढ़ गई है उसको बोलेंगे हम EG। T2G मीन कौन सी ऑर्बिटल है? DXY, DYZ और DZX। और EG मतलब कौन सी ऑर्बिटल है? DX2-Y2 और DZ2। ओके, यानी कि इसके आगे में जो आपको पढ़ा है कि अगर 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती? कम होती।
ये तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, कम है, और ये दो की क्या एनर्जी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू अबाव क्या होगा, अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं तो पहले 1 2 3 4 5 6, मैंने हुन्स लॉ भी फॉलो किया और आउबाउ लॉ भी फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू आउबाउ ये जो कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती, तब तक आगे वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यानी कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा, पहले नॉर्मली क्या था, पांचों ऑर्बिटल ऐसे थे, तो 1 2 3 4 5 डी जनरेटर ऑर्बिटल हुन्स लॉ सब में एक एक रखना है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, ये जो ईजी ऑर्बिटल है यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो लिगेंड और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। ये जो मैं बात कहना चाहता था और जो हम चाहते थे वो हो गए, फाइन। वहां पे हुन्स लॉ भी फॉलो हुआ और आउबाउ लॉ भी फॉलो हुआ, फाइन। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जितना भी बैरी सेंटर था उससे इसमें 2/5 डेल्टा ओ एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इसमें 3/5 डेल्टा ओ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, 2/5 डेल्टा ओ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसमें क्या हो रहा है 3/5 डेल्टा ओ जितनी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी हमें क्या पढ़ना है इसकी अकॉर्डिंग, if value of delta O is high, it's a strong field ligand, or if value of delta O is low, it's a weak field ligand. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लो स्पिन भी बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड को हम हाई स्पिन भी बोलेंगे। यानी कि अगर डेल्टा ओ इतना मिलता है T2G और Eg, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या है T2G Eg, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तीसरा कुछ ऐसा मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे कम स्ट्रॉन्ग है और सबसे कम स्ट्रॉन्ग ये है। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी हुई, A फिर C फिर B, ऐसा। तो बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, फाइन। नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड में पैरिंग हो जाएंगी, स्पिन कम होगा, वीक फील्ड में पैरिंग नहीं होगी, स्पिन ज्यादा होगा। इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन P, where is P is a pairing energy, पैरिंग एनर्जी कम है, उसकी वजह से पैरिंग ऑफ unpaired electron is possible. Pairing of what? Pairing of unpaired electron is possible. अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया हुआ है किसी का भी, तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है, 3 की एनर्जी कम है, 2 की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि ये T2G है और ये Eg है। अगर इसमें मुझे D4 रखना है, क्या रखना है, D4, तो मैं कैसे रखूंगा, 1 2 3 4। ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो मैंने आउ पाउ का रूल फॉलो नहीं किया। अभी मैंने Eg में अगर इलेक्ट्रॉन रख दिया तो क्या होगा, मैंने आउ पाउ का लॉ फॉलो नहीं किया। क्यों, अकॉर्डिंग टू आउ पाउ अगर कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होती है, तब तक ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ओके, यानी कि ये रॉन्ग। नाउ 1 2 3 4, अगर मैंने ऐसे रख लिया तो मैंने हुन्स लॉ फॉलो नहीं किया। कौन सा रूल फॉलो नहीं किया है, हुन्स लॉ। यानी कि क्या होगा, अभी T2G में जो तीनों ऑर्बिटल है DXY DYZ और DZX, सबकी एनर्जी तो कैसी है, सेम है। सबकी एनर्जी अगर सेम है तो क्या होगा, मुझे हुन्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा, पहले अनपेयर रहेगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। तो क्या हो गया, D4 में T2G4 EGG, फाइन।
If it is weak field ligand, then delta O is less than P. P means pairing energy. और यहाँ पे pairing of unpaired electron is impossible or not possible. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अगर हमें वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो सबकी एनर्जी हमें सेम रखनी है. अगर कुछ कैलकुलेशन में आता है तो ऐसा ही करना है. ओके सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज़्यादा होगा, उससे कम होगा तो कम होगा, वो आपकी बात सही है. लेकिन अगर हमें कभी कैलकुलेट करना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैलकुलेट करो और ये वीक फील्ड में कैलकुलेट करो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है, और वीक फील्ड में स्प्लिटिंग नहीं करना है. ओके तो ये आगे वाली तीन क्या हो गई, T2G, पीछे वाली तीन क्या हो गई, EG. अभी ये D4 है, इसमें हमें रखना है तो कैसे रखेंगे, 1 2 3 4. अगर मैंने ऐसा रख दिया तो ये सारे तो डी जनरेट ऑर्बिटल है, इसमें मैंने हुन्स लॉ फॉलो नहीं किया है तो ऐसा होगा. तो इसमें क्या होगा, T2G3 EG1. क्या होगा, T2G3 EG1. फाइन. With this method you have to write electronic configuration in different strong field ligand and weak field ligand. Okay. Now दूसरा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है जो JEE और एम्स में थोड़े साल पहले पूछा गया है, वो है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, इसका एक इक्वेशन है. जो भी बच्चे अभी तक का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़े हैं, वो क्या नहीं करेंगे, वो इस इक्वेशन को याद नहीं रखेंगे, उनको अपने आप ही याद रह जाएगा. उनको पता होगा कि अगर ये बैरी सेंटर है तो ये EG है और ये T2G है. इसमें क्या था, 2/5 डेल्टा O डिक्रीज हुआ था और ये 3/5 डेल्टा O क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था. तो CFSE का इक्वेशन उसके बेस ही है. CFSE फॉर ऑक्ट्राहेड्रल इज इक्वल टू 3/5 EG प्लस है क्योंकि इंक्रीज हुआ, माइनस 2/5 T2G माइनस है क्योंकि डिक्रीज हुआ, डेल्टा O प्लस P. यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, P मीन्स पेयर. ओके, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 EG माइनस 0.4 T2G डेल्टा O प्लस P. क्लियर, 0.6 EG माइनस 0.4 T2G डेल्टा O प्लस P. ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, क्या करना है हमें वो देखिए, कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. चलो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं, अगर हमें दिया गया है D4, क्या दिया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर लो स्पिन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगा, उसकी वजह से वो क्या होगा, लो स्पिन होगा, लो स्पिन ना. उसमें ऐसे लिखना है हमें, ये T2G है और ये EG है, 1 2 3 4 एंड 0. इक्वेशन में हम अगर रखते हैं तो CFSE इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5 EG में 0 है, माइनस 2/5 T2G में क्या है, 4 है, डेल्टा O, और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है तो 1p. ओके, ये क्या होगा, 0 माइनस 8/5 डेल्टा O प्लस P, यानी कि माइनस 8/5 डेल्टा O प्लस P. अगर हम ऐसे नहीं लिखना तो क्या कर सकते हैं, 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 4
डेल्टा ओ प्लस 1 पेयर, 4 इंटू 4 16 माइनस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी। ओके, माइनस 1.6 डेल्टा ओ इंटू पी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का आवाज़ आपको आ रहा होगा बच्चों, उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। फाइन, अगर कुछ डिस्टर्बेंस का आवाज़ आ रहा है तो नीचे से आ रहा है, उसकी वजह से सॉरी। फाइन, माइनस डेल्टा ओ माइनस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, ऐसे आपको पूछ सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, ऐसे हम लेते हैं वीक फील्ड के लिए D7। चलो D7 ही रखते हैं। D7 वीक फील्ड लिगेंड या फिर हाई स्पीड, कुछ भी वो लोग लिख सकते हैं। वीक फील्ड में तो सबको सेम ही रखना है। ये T2G है और ये EG हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि T2G5 EG2। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, EG में कितने हैं, 2। तो भी क्या होगा, CFSE का इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3/5, EG में कितने हैं, 2, माइनस 2/5, EG में कितने हैं, T2G में कितने हैं, 5, डेल्टा ओ प्लस पेयर कितनी है, 2, 2p, 6/5 माइनस 5 टू 10/5 डेल्टा ओ प्लस 2p। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 5 डेल्टा ओ प्लस p, यानी कि 1.2 माइनस 2.0 डेल्टा ओ प्लस पी। क्लियर, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2p आएगा क्योंकि 2 पेयर है। ऐसे में कोई भी इक्वेशन दिया हो सकता है और वो हमें कैलकुलेट करना हो सकता है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फाइन, आपको घर पे क्या करना है, वैसे तो आप कभी भी मुझे कोई भी होमवर्क करके नहीं देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला था, एक्सरसाइज भी पढ़ाने वाला था, लेकिन आपने कभी भी मुझे कोई भी MCQ कैलकुलेट करके नहीं दी है। एक ही बच्चा था आपको इंग्लिश मीडियम में, उसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उसी ने मुझसे नई शीट मांगी थी और वो नई शीट भी उसने ही मांगी थी, उसने ही कैलकुलेट करने का ट्राई किया था। उसके अलावा किसी ने कोई भी काम नहीं किया है। फिर भी मैं फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, D1 to D10 सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के लिए इसके पहले जो मैंने लिखा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसकी वजह से CFSE भी कैलकुलेट करना है सब में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, हमें क्या करना है, CFSE भी कैलकुलेट करना है, सभी के अंदर हमें CFSE कैलकुलेट करना है। ओके, यानी कि टोटल कितना होगा, D1 to D10 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D1 to D10 फॉर वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल कितने हुए, 20 क्वेश्चन। फाइन, ना आप ध्यान से देखिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से मैं आपको फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि सारे लिगेंड किसी ना किसी प्लेन में रखे हुए हैं, या फिर DXY है, DYZ है, DZX है, ऐसे किसी ना किसी प्लान में, जो भी एक्सियल प्लान है उसमें वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर हुए हैं या फिर वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ओके, तो अभी इसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या था, जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सिस पे रह रहे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो वहाँ पे रह रहे थे, एक्सिस पे रह रहे थे। तो हमें कौन सी ऑर्बिटल खाली चाहिए थी, एक्सियल ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे प्लेन में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से हम क्या चाहिए, प्लेन वाली जो भी ऑर्बिटल है वो खाली चाहिए। तो इसमें पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट। फिर से देखो आप, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पांचों ऑर्बिटल
सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी बढ़ गई एंड कन्वर्ट्स इनटू मेटल आयन। आफ्टर दैट Ml4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। ओके, और वो भी कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वो भी कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमें क्या शो कर रहा है? एनर्जी शो कर रहा है। तो इसमें ये पेरिसेंटल हो गया, तीन की एनर्जी बढ़ जाएगी, T2 की, T2 यानी dxy, dyz और dzx, और दो की एनर्जी कम हो जाएगी, दो यानी E मतलब dx2 y2 और dz2। यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने दो को ज़्यादा नीचे ड्रॉ किया है और तीन को ज़्यादा ऊपर ड्रॉ किया है। ये जो सब कुछ हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन tetrahedral structure. In what? In tetrahedral structure. उसमें क्या हुआ? इसकी 3/5 डेल्टा जी जितनी एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई, और उस पर 2/5 डेल्टा टी जितनी एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। ओके, उसमें क्या हुआ? 3/5 डेल्टा टी जितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ई की, और 2/5 डेल्टा टी जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है किसकी? T2 की। अभी अगर इसमें हमें CFSE का इक्वेशन बनाना है, CFSE फॉर व्हाट? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कौन सा होगा? अभी तो आपको पता ही होगा, 2/5 T2 वो पॉजिटिव है, -3/5 E उसमें एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से वो नेगेटिव है, डेल्टा T प्लस P। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी बच्चा जो ध्यान से पढ़ेगा CFT को, वो कभी भी ये इक्वेशन याद नहीं रखेगा, उसको याद रह जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 T2 माइनस 0.4 E डेल्टा T प्लस P, डेल्टा T प्लस P। इजी, फाइन। नाउ प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ है, अगर फॉर एनी लिगेंड value of delta T is 4/9 delta O. Value of delta T is 4/9 delta O। यानी कि मैंने पहले से ही बोला था कि अगर कोई भी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा या फिर वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा या फिर वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, वो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंडिंग है। जैसे कि वो डेल्टा ओ जब बताता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तब जितनी स्प्लिटिंग होगी उससे 4/9 टाइम्स स्प्लिटिंग होगी जब वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। जब भी वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा तब जितनी भी स्प्लिटिंग होगी उससे 4/9 टाइम्स स्प्लिटिंग कम होगी जब वो किस में होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। इट मींस स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इज बेस्ड ऑन व्हाट? स्ट्रक्चर आल्सो। In octahedral structure, if ligand is strong field, in tetrahedral structure it should be weak field. Okay, depends on structure also. एक क्वेश्चन था, अगर Ml6 में वैल्यू ऑफ डेल्टा वो 18,000 यूनिट है, तो Ml4 में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होगा?
ml4 यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, क्या होगा 4/9 18,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 8,000 यूनिट। समझ में आया? यानी कि मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, अगर और सेम लिगेंड को हम नाम दे देते हैं ए, वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में स्प्लिटिंग दे रहा है इतना, इट इज Eg और ये T2G, ये हो गया कितना, चेंज इज 18,000। तो सामने ये हो गया T2 और ये E, splitting is only 8,000. Splitting is only 8,000 units. So the ligand is strong field or weak field is also depending on the structure or geometry of the coordination compound. Fine. These are the main point of CFT. इसके आगे भी हम पढ़ने वाले हैं कि लेकिन आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया है वो आपको एक बार पढ़ना है NCERT में से। इसके बाद अगर आपको कुछ पता नहीं चले तो वो आपको मुझे बताना है, मैं लॉजिकल पॉइंट यहाँ से फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ओके, अगर मुझे काम आपकी तरह से खत्म होता मिलेगा कि सर ये हम होमवर्क कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ओके बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछते रहिए, आप भी कुछ पढ़िए, अपनी स्टडी की सीरियसनेस को समझिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।